नमस्कार दोस्तों, ये है एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी भारत संसाधन एवं विकास भूगोल से लेसन 7 भारत मानव संसाधन। इसको आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का चार्ट है जिसको हम इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम 6, 7 और 8, 9, 10 के जितने भी एनसीईआरटी बुक हैं उनको क्रम बाय क्रम से पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो भूगोल की कक्षा 8 से है, जो कि पाठ 7 मानव संसाधन से संबंधित है। तो देर न करते हुए हम इस भूगोल को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत संसाधन मानव भारत मानव संसाधन जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे उसे हम साधन कहते हैं। जैसे पढ़ने लिखने के लिए हम कॉपी किताब पेन आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये सब पढ़ने के साधन हैं। इन्हें हम शैक्षिक साधन भी कहते हैं। मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव को संसाधन क्यों कहा जाने कहा जाता है, आइए जानते हैं। किसी किसी भी देश का विकास वहां पर रहने वाले कर्मठ, योग्य एवं कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। जब किसी देश में पर्यावरण संख्या में सॉरी जब किसी देश में पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोग होते हैं, तो उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। यदि विकास की तुलना विकास की तुलना में अन्य संसाधनों का उपयोग करने वालों की संख्या अधिक बढ़ती जाती है, तो देश समृद्ध नहीं हो सकता एवं अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है। यदि वहाँ के लोग कुशल एवं योग्य हैं, तो वे उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति कहा जाता है। तो हम देखेंगे, ये कहा गया है कि जनसंख्या क्या है। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो उस देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ना डालती हो। क्या कहलाएगी? अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की स्थिति क्या होगी? अगर किसी देश की जनसंख्या वहां पर उपलब्ध संसाधनों की क्षमता से अधिक होगी, तो वहां के विकास में बाधा होगी। भारत की जनसंख्या। तो अब हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 181 करोड़ थी। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति तथा चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार होना रहा, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में कमी
होने का कारण ही आगे पढ़ेंगे अगले पेज पर, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्हें भी जाने 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे आगे कहा गया था, मृत्यु दर में कमी होने के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जीवित पर जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1,000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन की सुविधाएं लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश राज्यों में निवास करती है। शेष जनसंख्या 22 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। भारत की जनसंख्या का लगभग 6% 6% भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि से अधिक है। मानव संसाधनों के संगठन को हम देखेंगे। मानव संसाधनों के संगठन से तात्पर्य है उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, जन घनत्व, जीवन स्तर आदि। लिंगानुपात, अब हम देखेंगे लिंगानुपात। तो भारत का लिंगानुपात के बारे में यहाँ पर हमको जानकारी मिलेगी, तो आप देखिएगा। इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में वृद्धि में स्त्री पुरुष अनुपात से है। इसे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए किसी देश का लिंगानुपात 1000 है, तो उसका अर्थ हुआ कि उस देश में स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बराबर है। यदि लिंगानुपात 1100 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में पुरुषों 1000 पुरुषों पर 100 स्त्रियों की संख्या अधिक है। यदि लिंगानुपात 1000 से कम है, तो उसका अर्थ यह है कि लिंगानुपात में स्त्रियों के प्रतिकूल है, अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। मानचित्र संख्या 7.1 को देखकर बताइए कि किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है और किस राज्य का कम। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य में हरियाणा प्रथम स्थान पे, जम्मू कश्मीर और सिक्किम आते हैं। स्त्रियों में भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण क्या-क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। भारत में बालकों को पालन-पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। कभी-कभी गर्भ में ही बालिका की हत्या कर दी जाती है। इसे बालिका भ्रूण हत्या कहा जाता है। तो इसके आगे जाएंगे और यहाँ पर हम इंडिया का मानचित्र देखेंगे और ये 2011 जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात दिखाया गया है और आप इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ अपने राज्य का उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात हम दिखा देंगे। ये 912 है लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर यहाँ महिलाओं की संख्या 912 है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और ये यहाँ पर कलर के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे खुशबू, इसको थोड़ा-सा डिफाइन किया गया है। खुशबू आज एक जानी-मानी डॉक्टर है। उसके माता-पिता को उस पर बेहद गर्व है, लेकिन खुशबू के बचपन की परिस्थितियाँ आज जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। वह अपने माता-पिता की दूसरी संतान है। उससे पूर्व उसकी पहली लड़की भी उसकी पहली संतान भी लड़की ही थी और इस पर खुशबू के माता-पिता एक लड़का चाहते थे। अतः उसके पिता इस दूसरी संतान अर्थात खुशबू की गर्भ में ही मृत्यु या हत्या करवाना चाहते थे। लेकिन खुशबू की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज खुशबू के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उन्होंने उन्हें भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय अपराध किया होता तो उन्हें खुशबू जैसी बेटी कभी ना मिलती। सोचिए और एवं चर्चा कीजिए, क्या इस प्रकार बालिकाओं के प्रति व्यवहार उचित है? यदि स्त्रियों तथा बालिकाओं की संख्या कम हो जाए तब हमारे समाज का क्या होगा? अब हम देखेंगे साक्षरता स्तर, इस पर बात करते हैं। साक्षरता स्तर पर मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है, उन्हें रोजगार मिलता है तथा गरीबी एवं अंधकार को दूर किया जा सकता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के से लेकर के आज तक जनसंख्या को 100% साक्षर करने के प्रयास जारी हैं। स्वतंत्रता के बाद के समय भारत की जनसंख्या का केवल छठा भाग ही साक्षर था। वर्ष 2011 वर्ष 2011 में देश की साक्षरता 73% जनसंख्या साक्षर है, जबकि उत्तर प्रदेश में 67.7% साक्षरता ही है। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य क्रमशः केरल, मिजोरम, गोवा हैं, जबकि न्यूनतम साक्षर वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान हैं। जहाँ तक सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या पुरुष एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों का प्रश्न है तो केरल दोनों में ही प्रथम स्थान पर है। भारत में स्त्रियों की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या अधिक है। आज भी बहुत से स्थानों पर बालिकाओं को विद्यालय भेजने में मतभेद किया जाता है। इसलिए सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। बालिकाओं को विद्यालय भेजे जाने दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था कराई गई है, ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजने में अभिभावक रोके नहीं। तो आगे हम देखेंगे आयु संरचना। आयु संरचना क्या है और इसकी जनसंख्या में इनका क्या प्रभाव रहा है। हमारे घरों में कुछ कम आयु के बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम आयु के मध्यम आयु के युवा तथा कुछ अधिक आयु के वृद्ध होते हैं। उसी प्रकार देश में रहने वाले लोगों की आयु में विभिन्नता होती है। किसी भी देश में विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए योजनाएं बनाने में जनसंख्या का आयु वितरण बहुत सहायक होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक चार्ट दिया गया है जिसमें आयु समूह 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष और 15 वर्ष से 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। वहीं उसके सामने
जनगणना 2011 में भी ऐसे दर्शाया गया है कि 5 से 9 वर्ष के जो लोग होंगे वो कितने परसेंट होंगे और 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग देश में कितने हैं और लास्ट 60 से अधिक जो परसेंट दिया गया है उसमें से कितने लोग भारत में रह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। तो जनसंख्या के युवा वर्ग के लिए स्वास्थ्य, और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर साक्षरता 2011 के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। जनसंख्या के युवा वर्ग के स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर एक मैप है, आप उस मैप से देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर 87.7% शिक्षा साक्षरता है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 82.8, पंजाब में 75.8, हरियाणा में 76.6, उत्तराखंड में 78.8 और दिल्ली में दिल्ली का है 86.2 और उत्तर प्रदेश का है 67.7, बिहार का है 61.8, वहीं अरुणाचल प्रदेश का है 65.4, असम का 72.2 और मेघालय का 74.4, नागालैंड का 79.6, मणिपुर का 79.2, मिजोरम का 91.3, त्रिपुरा का 87%, वहीं पश्चिम बंगाल का 76.3, उड़ीसा का 72.9 और छत्तीसगढ़ का 70.3, झारखंड का 66.4, मध्य प्रदेश 69.3% और राजस्थान का 66.1%, गुजरात 78% और महाराष्ट्र 82%, दमन और दादरा नगर हवेली 87.1%, दादरा एवं नगर हवेली का 76.2। वहीं नीचे के राज्यों को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का 70.3%, महाराष्ट्र का 82.3% और तेलंगाना का 66.5%। वहीं कर्नाटक का 75.4%, आंध्र प्रदेश का 67.4%, तमिलनाडु 81.1%, पुदुचेरी का 85.8%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 86.6%। वहीं केरल का सबसे अधिक भारत में टॉप पर स्कोर रहा है 94% के लोग जो हैं भारत में साक्षर हैं, केरल के निवासी। लक्षद्वीप 91.8%। इस तरह से हमने पूरे भारत का राष्ट्रीय साक्षरता को देखा है। भारत में साक्षरता प्रतिशत में यहाँ पर दिखाई गई है। तो आगे हम देखने वाले हैं भारत में जनसंख्या का वितरण, जो कि आप जानते होंगे कि किसी भी स्थान पर कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर बहुत कम। ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण। भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। जहाँ जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह समूहीकृत आसपास है, जबकि कुछ भागों में अति विरल या दूर दूर है। गंगा यमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ की भूमि
समतल उपजाऊ है। अनुकूल जनसंख्या होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है। यातायात की सुविधाएं एवं बड़े रोजगारों में पाने के कारण समुद्र तटीय मैदानों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में जानकारी हो गई होगी। इसी तरीके से इस मैप के माध्यम से हम अपने पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व के बारे में जानेंगे। ये जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर 124 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहेंगे। पंजाब 551, उत्तराखंड 189, दिल्ली सबसे अधिक है 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। वहीं राजस्थान में देखेंगे तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा आपका दिल्ली में 11,000 जो है 11,320 लोग केंद्र शासित प्रदेश। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे कम हो जाएंगे 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे इसमें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। जनसंख्या का स्थानांतरण। जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन क्यों कर जाती है ना? तो इसके बारे में हम यहाँ पर जनसंख्या का स्थानांतरण। आपने कभी सोचा है कि गांव और नगर में क्या अंतर है? गांव के लोगों की मुख्य जीविका कृषि, पशुपालन और बागवानी है, जबकि नगर के लोग विभिन्न सेवाओं, उद्योग, परिवहन में लगे होते हैं। भारत गांव का देश है। गांव के विकास में से ही देश की उन्नति होगी। जब गांव में भौतिक सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजी रोटी की परेशानी होती है तो गांव के लोग नगर की तरफ जाने लगते हैं। गांव से नगरों की ओर, नगरों से महानगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। इससे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ जाता है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 27.8 था। यह 2011 जनगणना के अनुसार बढ़कर कितना हो गया है? 31% हो गया है। बढ़कर 31.2 हो गया है। ठीक है। भारत जैसे विशाल, भारत जैसे विकसित, भारत जैसे विकसित देश में या भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है। फलस्वरूप नगरीकरण बढ़ रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण नगरीय जनसंख्या औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण नगरों की ओर होने से नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। किसी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के अन्यत्र चले जाने को जनसंख्या स्थानांतरण कहते हैं। हमारे देश के लोग उद्योग धंधों को लगाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर के देशों में भी बड़ी संख्या में गए हैं। आप पता कीजिए कि आपके कौन कौन से सगे संबंधी, पास पड़ोसी लोग
विभिन्न देशों, राज्यों में रोजगार प्राप्त करने के लिए गए हैं। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि को आप देख पाएंगे। भारत की जनसंख्या की एक मुख्य विशेषता इसकी वृद्धि तीव्र वृद्धि रही है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्रफल पर 16.7% जनसंख्या निवास भारत करती है। भारत में प्रतिवर्ष औसतन 1.64% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। सोचिए, अगर भारत की जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती गई तो आने वाले समय में क्या होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख पाएंगे। तो देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होंगे। अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं हैं। परंपरागत विचार रखते हैं। मृत्यु दर में कमी आई है क्योंकि चिकित्सा में सुधार हो गया है। उष्ण जलवायु है, जो कि जल्दी लोग बच्चे जल्दी शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। और अन्य देशों से स्थानांतरण, दूसरे देश के लोग भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, इसलिए जनसंख्या में क्या हो रही है, भारी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है, तो इसको देखेंगे। देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, तब आर्थिक विकास जैसे कृषि, उद्योग आदि की दर ऊंची नहीं होती है। तब देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, जिसके रहन सहन का स्तर गिर जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष अधिक जीवन की गुणवत्ता घटती है। सोचिए, यदि आपके परिवार की मासिक आय ना बढ़े किंतु परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ग्राफ के माध्यम से। अधिक जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होगा, आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन नहीं हो पाएगा, संसाधनों का अधिक दोहन होगा और उच्च जीवन प्रत्याशा, न्यूनतम जन्म दर, न्यूनतम आश्रित की संख्या, ऊंचा जीवन स्तर और व्यक्ति की आयु अधिक होना, ये सब हो पाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन हेतु सुविधा एवं प्रोत्साहन देना, जिससे जनसंख्या कम हो सके। जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं को समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन पर विज्ञापन, प्रचार व प्रसार करवाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए नीतियां बनाना और परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन करना। जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने एवं जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए अनेक उपाय करना, जैसे शिक्षा का विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, पौष्टिक आहार का वितरण, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाना, जिससे जो है जनसंख्या नियंत्रित की जा सके। तो इस तरह से आपने जाना कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है या इसका बचाव है या शिक्षा है, इन सभी पॉइंटों पर हम लोगों ने एक एक कर करके बात की। अब ये वीडियो जो है एक से दो बार फिर से चला करके आप इसको देख लेंगे तो इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं या आपकी जो भी मन में अविश्वास है कि भारत को हम कैसे समझेंगे,
तो भारत और मानव संसाधन इससे समझ पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।